हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सिलेबस में। ये है क्लास 11 फिजिक्स लेक्चर सीरीज और आज का वीडियो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से पार्ट 5। हमारा आज का पहला टॉपिक है रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले हमें पढ़ना है रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि फिजिक्स में जब भी किसी मेजरमेंट का रिजल्ट लिखा जाता है तो वो डिजिट्स के फॉर्म में लिखा जाता है। उन डिजिट्स में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं वो जानने के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े हैं। आज हम ये देखेंगे कि जब एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो उस ऑपरेशन का जो रिज़ल्ट होता है उस रिज़ल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एग्जाम्पल के लिए हमने मास लिया है 4.237 ग्राम और वॉल्यूम लिया है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। इनका डिवीजन करने से हम क्या फाइंड करेंगे, डेंसिटी की वैल्यू। अब अगर हम देखें कि मास में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, बल्कि वॉल्यूम में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, तो इन दोनों के डिवीजन का जो रिज़ल्ट होगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस भी ओरिजिनल नंबर के पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे फाइनल रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही होंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बल्कि मास में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस वजह से जो इनका रिज़ल्ट आएगा उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट रूल में हम ये देखेंगे कि जब नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो फाइनल रिजल्ट में हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें 3 नंबर्स को ऐड किया गया है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल होता है वो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस से रिलेटेड होता है। हमें क्या देखना है, जो भी ओरिजिनल नंबर्स हैं उन नंबर्स में कौन सा ऐसा नंबर है जिसके पास लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड नंबर है इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, बल्कि फर्स्ट नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और लास्ट नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो जो ये सेकंड नंबर है ये लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर होगा। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसमें हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस नंबर को उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है जितने डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पर आपका लीस्ट ओरिजिनल नंबर था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिनल नंबर्स में ये वाला जो सेकंड नंबर है ये सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक है। तो हम क्या करेंगे, इस फाइनल रिज़ल्ट को सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आएगा, 663.8 ग्राम। इसको लिखने के बाद हम बोल सकते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट है उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आए हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जब एक फाइनल रिजल्ट आया है तो उसके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जब रूल लगाया जाता है तो लास्ट की 2 डिजिट्स को ड्रॉप किया गया है और फिर रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक हमने रिजल्ट को लिखा है। बट क्या हम ऐसे डायरेक्टली इन डिजिट्स को ड्रॉप कर सकते हैं या फिर इनके लिए भी कोई रूल्स होते हैं। तो हम डायरेक्टली इन डिजिट्स को ऐसे ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। इनको ड्रॉप करना या फिर इन डिजिट्स को ना लिखने के लिए हम जो प्रोसेस अपनाते हैं उसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, जो कि हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। लास्ट डिजिट्स जो कि किसी भी मेजरमेंट के रिजल्ट में अनसर्टेन होती हैं और जब उन्हें ड्रॉप करना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करना, और उसके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल आप देख सकते हैं, प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 and is left unchanged if the letter is less than 5। इस रूल को हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2.746। हमें इसको कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। यानी कि हमको इस रिज़ल्ट को कहाँ तक लाना है,
सिर्फ यहाँ 7/4 तक लाना है। तो आपका जो रूल फर्स्ट है वो ये कहता है कि प्रीसीडिंग डिजिट विल बी रेज्ड बाय 1। आपकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी इफ़ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ मोर देन 5। हम जिस डिजिट को ड्रॉप करना चाहते हैं अगर वो 5 से ज़्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट एक वैल्यू से या फिर 1 नंबर से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें किसे ड्रॉप करना है, 6 को ड्रॉप करना है। तो इंक्रीज्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और फाइनली हमारा ये जो नंबर राउंड ऑफ होकर आएगा वो कितना आएगा, 2.75। इसके अलावा अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लें, 2.743 का एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पर भी अगर हमें इसे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है तो हम किसको ड्रॉप करना चाहते हैं, 3 को ड्रॉप करना चाहते हैं। चूँकि हम देख सकते हैं कि 3 5 से लेस होता है तो इसे हम डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं और इसका जो ये प्रीसीडिंग डिजिट है वो कैसा रहेगा, अनचेंज्ड। अब आप एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है 2.745। अब हमें इसे फिर से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। तो अभी हमने क्या देखा कि जिस भी डिजिट को हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो अगर 5 से ग्रेटर होगी तो प्रीसीडिंग डिजिट एक नंबर से इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर वो डिजिट 5 से स्मॉलर होगी तो प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज़ रहेगी। बट अगर जिस डिजिट को हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो खुद ही 5 हो, यानी कि 5 के इक्वल हो, तो उसके लिए एक और रूल हम देखेंगे। रूल कहता है इफ़ द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ इवन द insignificant digit is simply dropped, and if it is odd the preceding digit is raised by 1। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रीसीडिंग डिजिट इवन है क्योंकि यहाँ पर 4 है और 4 एक इवन नंबर होता है। तो रूल के अकॉर्डिंग एज इट इज़ हम डिजिट को लिख देंगे और 5 को हम डायरेक्टली ड्रॉप कर देंगे। अगर यहाँ पर एक ऐसी डिजिट होती जो कि इवन ना होकर ऑड होती तो रूल के अकॉर्डिंग प्रीसीडिंग डिजिट 1 से इंक्रीज़ हो जाती। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप की होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को बताती है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से ही ऑब्टेन की जाती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं नंबर्स में, 7 इन नंबर्स। तो अगर इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड हम डायमेंशन की बात करें तो वो भी कितनी होंगी, 7 डायमेंशंस, या फिर हम उनको ये भी बोलेंगे 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं 1 बाय 1 हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी हैं और उनसे रिलेटेड जो भी डायमेंशन होती है उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में शो किया है। अगर हम लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल L इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। मास की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल M इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसी तरीके से टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सभी भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। और आप देख सकते हैं कि इनसे रिलेटेड डायमेंशंस कैसी होती हैं। और डायमेंशंस के बारे में हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये कैसे शो की जाती है, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अभी हमने बात करी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से ही डिराइव की जाती हैं। उनमें से ही एक एग्जांपल हम ले सकते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों की ही अगर हम डायमेंशन की बात करें तो वो क्या होगा, कैपिटल L इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो अगर हमें वॉल्यूम का डायमेंशन फाइंड करना है तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसके बाद तीनों की हम डायमेंशन लिखेंगे। तीनों की डायमेंशन ही क्या होगी, कैपिटल L इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, कैपिटल L
इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन क्यूब, और इसको हम लिखते किस तरीके से हैं, जो आपका ये क्यूब है वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा और फाइनली लिखा जाएगा वॉल्यूम का डायमेंशन कैपिटल L क्यूब इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसके अलावा एक और डिराइव्ड क्वांटिटी का हम एग्जांपल ले सकते हैं जो कि है फोर्स। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला ये बताता है कि जो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन अदर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। यहाँ पर मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिर से हम इसे किसके फॉर्म में लिखेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में। एक्सेलरेशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमें डायमेंशन ऑफ फोर्स निकालना है तो सबसे पहले हमने इसका फॉर्मूला लिखा इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे, मास की डायमेंशन लिखेंगे जो कि होती है कैपिटल M इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, लेंथ की होती है कैपिटल L इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, टाइम स्क्वायर है तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैपिटल T इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का स्क्वायर, होल स्क्वायर। इसके बाद आपका फाइनल डायमेंशन क्या बनेगा, MLT⁻⁻²। तो ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, आपका फोर्स का। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। अभी हमने देखा कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड 7 डायमेंशंस होती हैं। अब हम इस डायमेंशनल एनालिसिस का क्या कहीं पर यूज़ कर सकते हैं या फिर इसकी कोई एप्लीकेशन होती है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इस डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट एप्लीकेशन है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। क्या है ये, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हमेशा सेम नेचर की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वेलोसिटी प्लस फोर्स कर दें या फिर लेंथ प्लस मास कर दें। तो अगर हम किसी एक्सप्रेशन में या फिर किसी ऑपरेशन में अगर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो किन तरीके की क्वांटिटीज़ के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, सेम तरीके की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच में। इस सिंपल प्रिंसिपल को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस की हेल्प से हम किसी भी गिवन इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। जो भी गिवन इक्वेशन है उसमें जितने भी टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, अगर उनके डायमेंशंस डिफरेंट है तो इसका मतलब गिवन इक्वेशन रॉन्ग है। अगर सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम है तो इसका मतलब उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो सकता है, तो वो हमारी गिवन इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर आप एक इक्वेशन देख सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है x इज इक्वल टू x0 प्लस v0t प्लस 1/2 स्मॉल a t स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल x और स्मॉल x0 डिस्टेंस है, v0 इज़ द वेलोसिटी, t इज़ द टाइम, स्मॉल a इज़ द एक्सेलरेशन। तो हमें यहाँ पर क्या चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो हमने अभी क्या देखा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से इसमें जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स हैं उनकी डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले 1 बाय 1 इनकी डायमेंशन लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसकी डायमेंशन स्मॉल x इज़ द लेंथ, लेंथ की डायमेंशन होगी कैपिटल L इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं 1 बाय 1 उनकी डायमेंशंस देखेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या राइट हैंड साइड के टर्म्स का जो ओवरऑल डायमेंशन आता है वो क्या लेफ़्ट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल है। x0 का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल L इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, v0 इज़ दी वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी LT-1। ये कैसे निकाला जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला या फिर इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड।
मीटर का डायमेंशन होता है कैपिटल L डिवाइडेड बाय कैपिटल T, और कैपिटल T को जब हम फाइनली लिखेंगे L के साथ तो वो क्या आएगा, LT माइनस 1। T इज़ द टाइम, इसका डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल T इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पर T का पावर -1 है और इधर T का पावर +1 है। ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और कितना आएगा, T टू द पावर 0। किसी भी एंटिटी का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। फाइनली क्या आ जाएगा, V0T का डायमेंशन कैपिटल L। इसके बाद हमारा लास्ट टर्म बचा है हाफ AT²। किसी भी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन हमेशा किसका होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ का। यहाँ पर A इज़ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, इसका डायमेंशन होगा LT-2। यहाँ पर टाइम है, टाइम का डायमेंशन होगा कैपिटल T इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और फॉर्मूला में टाइम का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम इसके डायमेंशन का भी स्क्वायर लेंगे। फिर से T का पावर -2 एंड T टू द पावर +2 कितना बन जाएगा, T टू द पावर 0 जिसकी वैल्यू होगी 1। तो फाइनली हाफ AT² का क्या डायमेंशन आ जाएगा, कैपिटल L। तो अब हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन था वो क्या था, कैपिटल L, और राइट हैंड साइड के हर एक टर्म का 1 बाय 1 आप सारे टर्म्स देखिए। पहला टर्म उसका भी डायमेंशन है कैपिटल L, सेकेंड टर्म इसका भी डायमेंशन है कैपिटल L, और थर्ड टर्म इसका भी डायमेंशन है कैपिटल L। तो जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है तो वो सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में ही किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड की गई हैं उन सभी का डायमेंशन फाइनली कितना आ रहा है, कैपिटल L। तो इस तरीके से हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और चूंकि ये एक इक्वेशन का फॉर्म है तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, कैपिटल L के। तो हमने इस एग्जाम्पल से ये समझा है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़। डायमेंशंस के बारे में हमने पढ़ा है, इसकी एक एप्लीकेशन तो ये देखी कि किसी भी गिवन इक्वेशन की करेक्टनेस हम कैसे चेक कर सकते हैं। इसकी सेकंड एप्लीकेशन में हम ये देखेंगे कि जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर हमें डिपेंडेंस निकालना है, या फिर एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन है उसको फाइंड करना है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जिस भी फिज़िकल क्वांटिटी का हम अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंस निकालना चाहते हैं कि वो उससे किस तरीके से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिसका भी हमको एक्सप्रेशन फाइंड करना है वो किन किन अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज़ टाइम पीरियड है कैपिटल T, जो कि अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ स्मॉल l, स्मॉल g और स्मॉल m पर डिपेंड करती है। स्मॉल l है लेंथ, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल m इज़ द मास। तो इसका डिपेंडेंस हम इस तरीके से स्टार्टिंग में लिखेंगे। t किस पर डिपेंड करेगा, स्मॉल l, स्मॉल g और स्मॉल m पर। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा कैपिटल K, और जब भी हम कैपिटल T का डिपेंडेंस लिखेंगे तो हम किसकी पावर में लिखेंगे, कुछ रैंडम अननोन पार्ट्स के टर्म्स में। यहाँ पर हमने कैपिटल T को L टू द पावर X, G टू द पावर Y और M टू द पावर Z के फॉर्म में लिखा है। अब हमें क्या करना है, स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z की वैल्यू फाइंड करनी है, और वही क्या होगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। यहाँ पर k के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि k क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट कहाँ से आता है। हमने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला है कि ये जो आपकी फिज़िकल क्वांटिटी है ये 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है, और वो क्या है, उनके प्रोपोर्शनल है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो उसके जगह पर क्या आता है, एक कांस्टेंट, जो कि हमने किससे डिनोट किया है, कैपिटल K से। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम दोनों साइड के टर्म्स का डायमेंशन 1 बाय 1 लिखेंगे। डायमेंशन को आप इस तरीके से लिखने की आदत डालिए, LMT के फॉर्म में।
एल क्या होता है, लेंथ का डायमेंशन, एम होता है मास का और टी किसका होता है, टाइम का डायमेंशन। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ टाइम है, तो लेंथ का जो पार हो जाएगा डायमेंशन का वो कितना हो जाएगा, 0। कैपिटल एम का भी जो पार होगा वो कितना होगा, 0। और चूंकि कैपिटल टी का डायमेंशन कितना होता है, कैपिटल टी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो इसका पार क्या हो जाएगा, 1। राइट हैंड साइड में देखते हैं, कैपिटल के एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं लिखा जाता है। स्मॉल एल क्या है, स्मॉल एल इज़ द लेंथ। लेंथ का अगर हम डायमेंशन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एल टू द पावर 1, और इसका पार कितना हो जाएगा, x। नेक्स्ट टर्म है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पर स्मॉल g का पार है y, तो यहाँ पर डायमेंशन लिखने के बाद भी हम ओवरऑल पार कितना लगाएंगे, y। नेक्स्ट है मास। मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, पार है z। राइट हैंड साइड में जो हमने डायमेंशंस लिखी हैं, अगर हम इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो L की पावर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। फर्स्ट टर्म से L टू द पावर x है और सेकेंड टर्म से क्या है, L टू द पावर y। कंबाइन करके हम इसे कैसे लिख सकते हैं, L टू द पावर x प्लस वाई। कैपिटल T की पावर होगी -2y और कैपिटल M का पावर कितना हो जाएगा, z। अब हमें क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने डायमेंशंस लिखी हैं, इनके बीच में अब हम पार्ट्स का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि एल एम टी तीनों ही दोनों साइड सेम है, तो इनके पार्ट्स का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम एल की पार्ट्स का कंपैरिजन करें तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। m की पावर का अगर हम कंपैरिजन करें तो वो क्या होगा, z इज इक्वल टू 0। और अगर हम t की पावर का कंपैरिजन करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -2y इज इक्वल टू 1। कंपैरिजन करने के बाद हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z की। और जब हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो जो हमने स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन लिया था, जो कि ये बताता था कि टाइम पीरियड कैपिटल T 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है, और हमने उनका अननोन पार्ट्स लिया था, स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z की फॉर्म में। हमने उन पार्ट्स की वैल्यू फाइंड करी और फाइनली हम उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो ये टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल है, t इज इक्वल टू k इज़ द कांस्टेंट, l टू द पावर 1/2, g टू द पावर -1/2। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर एक और फिज़िकल क्वांटिटी ली थी, बट उसकी पावर कितनी आई है, 0 आई है। z की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। तो उस फिज़िकल क्वांटिटी पर कैपिटल T हमने देखा कि डिपेंड नहीं करता है। तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस की इस एप्लीकेशन में क्या देखा कि अगर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, तो उन सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच में अगर हम रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं तो वो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फाइंड किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर के साथ ही हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मिलेंगे चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन और कुछ और टॉपिक्स के साथ। मेरे साथ बने रहिए। आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।